हेलो नमस्कार। अ, आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये 12th 11th का एक टॉपिक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? दी क्रमचय और संचय क्या होते हैं? सिंपल भाषा में अगर अपन समझें तो क्रमचय का मतलब क्या होता है? क्रमचय, क्रमचय यानी कि परमुटेशन। अब परमुटेशन क्या होता है कि परमुटेशन का मतलब होता है चुनने के तरीके, चुनने के तरीके। अब यहाँ पर चुनने के तरीके में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है क्रम को। यानी कि अगर हम क्रम के अनुसार चुने, यानी कि क्रम के अनुसार चयन, क्रम के अनुसार चयन, तो हम उसे कहेंगे क्रमचय। ठीक है, अगर अपन क्रम के अनुसार चयन करें, जैसे मान लो आप कोई भी चीज़ चूज़ करते हो, अगर आप सीक्वेंसली चूज़ करते हो तो उसे हम क्या बोल देंगे? क्रमचय यानी कि परम्यूटेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। और सेम इसी तरीके से अगर हम देखें कॉम्बिनेशन को, कि कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन को बोले संचय। तो कॉम्बिनेशन का मतलब है सिर्फ चयन, चयन करने के तरीके। पर यहां पर समझना, यहां पर क्रम के अनुसार चयन करना और यहां पर सिर्फ चयन करना, देखिए दोनों में बहुत फर्क है। एक में है क्रम के अनुसार चयन करना। क्रम के अनुसार चयन करने का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप सीक्वेंस को ध्यान में रखते हैं, यानी कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, यानी कि यहाँ पर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ दी ऑर्डर। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मान लो ऑर्डर बिना ऑर्डर के भी कुछ भी कर देते तो भी चलेगा। तो ये देखो परम्यूटेशन का मतलब, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई अपन नंबर लेते हैं 1 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम एग्जांपल लेते हैं। नहीं, यहाँ पर कोई और एग्जांपल लेंगे। ये पहले इसी एग्जांपल को समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 और 3, हमें इससे 3 अंकों का कोई नंबर बनाना है, यानी कि ये डिजिट है, ये अंक है। इन अंकों से 3 अंकों की कोई संख्या बनानी है। कितने अंकों की संख्या? 3 अंकों की कोई संख्या बनानी है। तो हम क्या क्या बना सकते हैं? तो अगर अपन 3 अंकों की संख्या को ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो बन सकती है 123, दूसरे नंबर पर बन सकती है 132, तीसरे नंबर पर बन सकती है 312, चौथे नंबर पर बन सकती है 321, पांचवें नंबर पर बन सकती है 231 और छठे नंबर पर बन सकती है कौन सी बाकी रहेगी? 123 हो गया, 231 हो गया, 213। ठीक है, तो ये देखिए 3 ये बन गई संख्या। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास है संख्या 1 2 3, जबकि अब संख्या है उससे कितनी बनी? ये तो हुआ डिजिट, ये हो गए अंक। इन अंकों से कितनी संख्याएं बन गई? तो 1 2 3 4 5 6 संख्या बनी। सबसे पहले 123 बनी, 132 बनी, 312, 321, 231, 212, सॉरी 213। तो अब यहाँ पर समझना कि 212, 213 और 321 दोनों सेम नहीं है। डिजिट सेम है, डिजिट सेम है, पर नंबर सेम नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ ना, यहां पर अगर आप चयन के तरीके देखें तो यहां पर आपको सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप जो ऑर्डर है इनका, इन डिजिट्स का जो ऑर्डर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यही बात है कि परम्यूटेशन में क्या होता है कि जो चयन के तरीके होते हैं वो चयन के तरीके क्रम के अनुसार होते हैं। वो चयन के तरीके किसके अनुसार होते हैं? क्रम के अनुसार। किसके अनुसार होते हैं? क्रम के अनुसार। अब मान लो आप कॉम्बिनेशन में ले लो। अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में कोई नहीं है, आपको यहाँ पर भी चयन के तरीके ही लेने हैं कि आप कितने तरीकों से चयन कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर क्रम का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है। जनरल बेसिक लाइफ में आप देखेंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना। आप कहते हैं कि भाई कपड़ों का कॉम्बिनेशन है ना, डेजर्ट का कॉम्बिनेशन,
या किसी टूर एंड ट्रैवल्स बस का कॉम्बिनेशन, रूट का कॉम्बिनेशन, एनीथिंग, कितने सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। अब नहीं कहते कि यार ये कॉम्बिनेशन इसके साथ नहीं बैठ रहा है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब वही है, सिंपल सा बेसिक है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर पैंट है और यहाँ पर आपके पास शर्ट है, ठीक है। आपके पास पैंट कितनी है, 3 पैंट है, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन, और शर्ट क्या है, शर्ट है येलो और पिंक। ये अब देखो शर्ट आपके पास 2 है, पैंट आपके पास 3 है। अब मान लो आप कहीं पर काम कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, एनीथिंग, किसी वर्क प्लेस पर जा रहे हो, या आप कहीं पर भी जा रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, है ना। अब समस्या क्या होती है, बच्चे के पास कपड़े के, अगर अपन कपड़े की जोड़ी देखें तो 1 जोड़ी 2 जोड़ी, ये एक्स्ट्रा बच गया। यानी कपड़े की जोड़ी अगर देखा जाए तो कपड़े की जोड़ी कितनी है, 3 ही है ना। क्यों 3 जोड़ी, अपन जनरली अपन दुकान पे जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक पैंट शर्ट, एक जोड़ी कपड़ा लेते हैं। एक जोड़ी कपड़े में कितना आता है, एक शर्ट और पैंट आता है एक जोड़ी कपड़े में, यानी वो 1 जोड़ी हुआ। तो अगर यहाँ देखा जाए तो 1 2 1 2 1 2 जोड़ी कपड़े और एक अधूरा। तो हमें क्या करना है, हमें सप्ताह के 6 दिन, यानी एक दिन संडे, उस दिन कोई काम नहीं होता है, उस दिन आप कुछ भी पहने, लेकिन 6 दिन आप क्या पहनोगे, कपड़े तो आपके पास 1 2 3 4 5 ही है, और पहनने आपको 6 दिन है, कैसे पहनेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। अब कॉम्बिनेशन का यूज़ कैसे करेंगे, मान लीजिए पहले दिन आपने क्या किया, रेड के साथ येलो पैंट पहन ली, रेड पैंट के साथ येलो शर्ट पहन लिया। दूसरे दिन आपने क्या किया, ब्लैक पैंट के साथ येलो शर्ट पहन लिया। तीसरे दिन ग्रीन पैंट के साथ येलो शर्ट पहन लिया। 3 चीज़ें हो गई। फिर अगली बार रेड पैंट के साथ पिंक शर्ट पहन लिया, फिर ब्लैक पैंट के साथ पिंक शर्ट पहन लिया, ग्रीन पैंट के साथ पिंक शर्ट पहन लिया। अब देखो कितने सारे आपके पास कॉम्बिनेशन मिल गए। पहला कॉम्बिनेशन बना, आपने रेड के साथ येलो पहन लिया। दूसरा कॉम्बिनेशन बना, ब्लैक के साथ येलो पहन लिया। तीसरा कॉम्बिनेशन आपके पास ग्रीन के साथ येलो पहन लिया। चौथा कॉम्बिनेशन आपके पास रेड के साथ पिंक पहन लिया। और पांचवा कॉम्बिनेशन है आपके पास ब्लैक के साथ पिंक पहन लिया। छठा कॉम्बिनेशन है आपके पास ग्रीन के साथ पिंक पहन लिया। तो देखो कितने सारे कॉम्बिनेशन बन गए। अब देखो कितने गिनो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। आपके पास अगर ध्यान से देखो कपड़े 1 2 3 4 5 थे सिर्फ, लेकिन आप उसे कितने तरीकों से पहन सकते हो, 6 तरीकों से पहन सकते हो। कितने तरीकों से पहन सकते हो, 6 तरीकों से। अब यहाँ पर समझना आप, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मैं रेड को पहले रखूं या वाई को पहले रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो है पैंट और ये है शर्ट। शर्ट पहले आ जाएगा तो क्या मैं उसे पैंट की तरह पहन सकता हूं, नहीं पहन सकता ना। अगर शर्ट को पहले रखा जाए तो वो भी शर्ट की तरह ही पहनेंगे, पैंट की जगह थोड़ी पहन सकते हैं। अगर मान लो ये रेड पैंट है तो पैंट को मैं ऐसे थोड़ी पहन लूंगा, 2 हाथ यूं घुसाए 2 हाथ यूं घुसाए, ऐसे थोड़ी पहन सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप किसे पहले रखो किसे बाद में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जाम्पल और देखो कॉम्बिनेशन में, एक एग्जाम्पल देखो। अब कमेटी बनानी है आपको। क्या बनानी है, कमेटी। एक कमेटी में आप जैसे मान लो कमेटी, आपको एक टीम बनानी है। आपको क्या बनानी है, एक टीम। आप स्कूल में गए, स्कूल में 5 बच्चे थे, जिसमें से A B C बॉयज़ थे और E और F गर्ल्स थी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक टीम बनानी है। उस टीम में बॉयज़ भी होने चाहिए, गर्ल्स भी होनी चाहिए। अब चाहे सारे बॉयज़ हो चाहे सारे गर्ल्स हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 बच्चे हैं, आपको इसमें 3 बच्चों की एक टीम बनानी है। कितने बच्चों की टीम बनानी है, 3 बच्चों की एक टीम बनानी है। अब आप क्या करोगे, 3 बच्चे कौन कौन से ले सकते हो, कोई भी ले लो 3 बच्चे। पहली टीम बन सकती है जिसमें ABCD ले लो। अब मैं ABCD लिखूं या BCA लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप टीम बनाएंगे, पहले राहुल को मैं खड़ा कर दूं और पुनीत को पीछे कर दूं, दूसरी बार पुनीत को आगे खड़ा कर दूं, राहुल को पीछे खड़ा कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि टीम आगे पीछे बन गई है। आप विराट कोहली को पहले खड़ा कर दो, है ना, बुमराह को बाद में खड़ा कर दो, क्या फर्क पड़ेगा,
फर्क तो कुछ नहीं पड़ना है, वो तो आगे पीछे कहीं भी खड़े हो जाए तो उससे प्लेयर्स की पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। विराट कोहली जो है कैप्टन है तो नहीं है तो जहाँ है वो वहीं रहेगा, उसका कैरेक्टर तो चेंज होने से रहा। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब आप टीम बनाते हैं तो उसमें प्लेयर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसे पहले लिख रहे हो किसे बाद में लिख रहे हो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टीम बनाना। जैसे मान लो दूसरी टीम बना दो आप, BCE, तीसरी टीम बना दो CEF, है ना, चौथी टीम बना दो EFA, है ना। तो आप ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मतलब जितने चाहे उतने कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको टीम चुननी है, ये टीम चयन होगी। तो यहाँ पर और यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर भी चयन होता है, यहाँ पर भी चयन होता है, यहाँ पर भी चीज़ बनती है, यहाँ पर भी चीज़, पर फर्क है इतना सा है कि यहाँ पर क्रम का महत्व होता है। यानी कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखिए तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सा भी ऑर्डर आगे पीछे हुआ यहाँ पर चीज़ें बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर आगे पीछे होने पर चीज़ें बदलती नहीं है। जैसे मान लो मैंने कहा कि A और B और B और A, लिखने पर ये टीम है, ये टीम के दो मेंबर है, ये टीम के दो मेंबर है। मान लो मैंने कहा तुम्हें मान लो कि यहाँ पर A और B दो प्लेयर है, कितने A B C 3 प्लेयर है, ठीक है। मुझे दो प्लेयर की टीम बनानी है। कितने प्लेयर की टीम बनानी है? 2 प्लेयर की टीम बनानी है। अब मैं 2 प्लेयर की टीम किस किस तरीके से बना सकता हूँ? पहली तो AB ले सकता हूँ, दूसरा BC ले सकता हूँ, तीसरा AC ले सकता हूँ। क्या मैं BA ले सकता हूँ? अरे भाई BA और AB में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि इन दोनों को लेना है मुझे, मैंने ले लिया इन दोनों को। अब यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले किसका नाम लिखते हैं। रजिस्टर में अगर मैं आपका नाम आपके दोस्त के नाम से पहले लिख देता हूँ और दूसरे रजिस्टर में आपका नाम पहले लिख देता हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी हो कि 2 अलग अलग क्लास है, वो क्लास तो सेम ही है ना। रजिस्टर में नाम आगे पीछे लिखने से आपका सीक्वेंस थोड़ी बदल गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपका कैरेक्टर चेंज थोड़ी हो गया, आप तो सेम ही रहे ना। इसलिए आगे पीछे लिखने से कोई फर्क। इसका मतलब यहाँ पर मैं BC को अगर मैं CB लिख दूँ, इसको CA लिख दूँ, डजेंट मैटर, क्योंकि तो टीम है ना। टीम में कौन पहले रहता है कौन बाद में रहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। जैसे टीम को बिठाना है, गेम खिलाना है, गेम खिलाने में किसको कहाँ बिठा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो एक गेम खिला रहे, ये गोल चक्रा है, इस तरीके से टीम को बिठा दिया, यहाँ मैं बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं यहाँ बैठता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं यहाँ बैठता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सिटिंग पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिटिंग पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, कहीं पर भी आप बिठाया जा सकता है। तो ये खूबसूरती है संचय की। अब सेम इसी तरीके से आप क्रमचय को ले लो। क्रमचय में क्या हो जाता है, परमुटेशन में क्या हो जाता है। मान लो जैसे कि आपके पास A B और C है। अब यहाँ पर आपको 2 शब्दों के दो अल्फ़ाबेट से एक शब्द बनाना है। कितने अल्फ़ाबेट से? 2 अल्फ़ाबेट से। तो आप क्या क्या शब्द बना सकते हो? पहला शब्द बना सकते हो AB, दूसरा शब्द बना सकते हो BA। आप सोचो AB और BA शब्द, मैं बोल रहा हूँ शब्दों में बहुत फर्क होता है। शब्द आप जैसे मान लो जैसे आप एग्जाम्पल पे तौर पर समझो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ फ्रेंड की स्पेलिंग, ठीक है। जनरली मैंने भी बचपन में बहुत बार गलती करी, ऐसी फ्रेंड्स की स्पेलिंग लिख देते हैं ना, पता नहीं। अब इसमें ये जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है शब्द, एक स्पेलिंग सही है एक स्पेलिंग गलत है, अब पता नहीं, आप चेक कर लो कौन सी सही है और कौन सी गलत है। फर्क कितना सा है? फर्क सिर्फ और सिर्फ इन दोनों अल्फ़ाबेट के आपस में चेंज होने का है। लेकिन चेंज होने से जो वर्ड होता है, जो मीनिंग होता है, वो क्या हो जाता है? बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यही शब्दों की खूबसूरती है कि ज़रा सा अल्फ़ाबेट चेंज हुआ नहीं कि शब्दों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यही फ़र्क है। तो इसी यहाँ पर भी मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि AB और BA दोनों अलग अलग शब्द है, क्योंकि इसका मीनिंग कुछ और निकलेगा, इसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। सेम इसी तरीके से BC और CB ये एक बनाया जा सकता है। चौथा 5वां हो जाएगा AC और छठा हो जाएगा CA। तो देखो यहाँ पर कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6, जबकि यहाँ पर कितने बने? 1 2 3। तो देखो सेम डिजिट लिए हमने, सेम चीज़ ली है, 3 इसमें 3 इसमें, 3 घटनाएं इसमें ली, 3 घटनाएं इसमें ली, लेकिन 3 घटनाओं में से यहाँ पर कितने
कितने तरीकों से चयन हुआ? 1 2 3 4 5 6 तरीकों से। और यहाँ पर कितने तरीकों से चयन हुआ? 1 2 3 तरीकों से चयन हुआ। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये जो क्रमचय है इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आती है वो है इसके क्रम का महत्व, यानी कि किस डिजिट को पहले रखा जाए, किसको बाद में रखा जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या होता है परमुटेशन और क्या होता है कॉम्बिनेशन और कैसे यूज़ होता है इनका। जनरली बहुत सिंपल ही है, कोई इतना भारी भरकम काम नहीं है। अब कुछ तरीके हम पढ़ेंगे, यानी कि गुणन के तरीके, गुणन और योग। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में इनका क्या महत्व है, गुणन और योग का, यानी कि योग और गुणन का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं, देखिए कुछ चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास दो घटनाएं हैं, घटना ए व घटना बी के घटित होने के तरीके क्रमशः क्या हो सकते हैं? घटना ए और घटना बी के घटित होने के तरीके क्या हो सकते हैं? तो घटना ए के बी के तरीके हैं एम व एन तरीके हो सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि घटना ए और घटना बी के घटित होने के तरीके क्रमशः एम तथा एन तरीकों से घटित हो सकती है। यहाँ यूँ शब्द घटना ए और बी के घटित होने, ठीक है, हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे पहला आप नियम देखेंगे गुणन का नियम। कौन सा नियम बेटा? गुणन का नियम। अब गुणन का नियम क्या कहता है? बहुत सिंपल है कि अगर घटना ए और घटना बी साथ हो रही है, घटना ए और घटना बी कैसी हो रही है? साथ हो रही है, यानी घटना ए व बी के घटित होने के तरीकों की संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे m इंटू एन, यानी कि जहां घटना m भी हो रही है, यानी कि घटना a भी हो रही है और घटना b भी हो रही है, तो वहां कुल तरीके कितने हो जाएंगे दोनों के साथ घटित होने के? m इंटू एन। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल है आपके पास क्या है? आपके पास कितनी संख्या है? 3 संख्या है, मतलब 3 डिजिट है, 3 अंक है, ठीक है। कितने अंक है? 3 अंक है। अब इन 3 अंकों से आपको 2 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों से 2 अंकों की कितनी संख्या बनेगी? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 3 अंकों से 2 अंकों की कितनी संख्या बनेगी? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने अंक है, यानी कि m घटना जो है वो कितनी है? 3। और हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है? 2 अंक, यानी कि n घटना हमारे पास कितनी है? 2। अब हमें m इंटू एन करना है, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। जैसे एक और एग्जांपल देखो, आपके पास 3 पैंट है और 2
शर्ट है, कितनी? 3 पैंट और 2 शर्ट। अब 3 पैंट और 2 शर्ट को पहनने के कितने तरीके हो सकते हैं? कितने तरीके हो सकते हैं? को 3 पैंट और यहां पर डाल दो, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है 3 पैंट और 2 शर्ट को पहनने के कुल तरीके कितने हैं? यहां पर 3 इंटू 2 कर दो तो कितने तरीके से पहना जा सकता है उसे? 6 तरीकों से पहना जा सकता है। यानी कि 3 पैंट और 2 शर्ट को कितने तरीकों से पहना जा सकता है? 6 तरीकों से। जो हमने वहां पर भी देखा था, जब हमने देखो आपको 2 शर्ट और 3 पैंट बताई थी, तो वहां पर भी आंसर 6 आया था। कुल मिलाकर 6 तरीकों से पहना जा सकता था। मैंने बताया था 6 सप्ताह में पहना जा सकता है। यानी एक संडे का दिन आप छुट्टी हो जाती है, उस दिन आप कुछ भी पहनो, बोली शॉर्ट्स पहनो, कुछ भी पहनो, तो इस तरीके से हो सकता है। तो ये कहलाता है गुणन का नियम। ये कौन सा नियम कहलाता है? गुणन का नियम। अब गुणन के नियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? यानी कि अगर आप गुणन के नियम को ध्यान से देखें तो गुणन के नियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो शब्द आता है और। यानी 2 घटनाओं के बीच में, यानी घटना ए और बी, यानी कि घटना ए और बी दोनों आ रही है, यानी कि इनके बीच में जो शब्द सबसे महत्वपूर्ण आएगा वो क्या है? और। जब भी और आएगा तो आप एक सिंबल यूज करेंगे, गुणे का निशान। किसका निशान? गुणे का निशान। ये बहुत सिंपल सी बात है। अब जैसे हमने गुणन के बारे में जाना, वैसे ही हम योग के बारे में जान रहे हैं। योग में भी बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भले योग में किस घटना ए या बी के होने या घटित होने के तरीकों की संख्या। यह बात हो रही है घटना ए या घटना बी के होने या घटित होने के तरीकों की संख्या। तो अब यहां क्या करना है? घटना ए कितने तरीकों से घटित हो सकती है? m। घटना बी कितने तरीकों से घटित हो सकती है? n। तो अब यहां पर क्या होगा? कुछ नहीं करना है, m प्लस n कर देना है आपको। तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? m प्लस n। उदाहरण के लिए देखो, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है कि आपके पास 3 शर्ट या 2 पैंट पहनने के कुल तरीके। अब देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है कि 3 शर्ट पहनना है और 2 पैंट पहन ली, लेकिन यहां पर और नहीं लगा, यहां पर क्या लगा है? इसका मतलब या तो 3 शर्ट पहनोगे, 3 में से कोई एक शर्ट, या 2 पैंट में से कोई एक पैंट पहन लो। तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर 3 + 2 कर दो, यानी उसे कुल कितने तरीकों से पहना जा सकता है? 5 तरीकों से। कुछ भी ले लो ना, आप मान लो आपके पास 6 पैंट है और 3 शर्ट है, 6 पैंट और 3 शर्ट, तो पहले 6 पैंट को पहन लोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि वो शर्ट भी साथ में पहन लो, क्योंकि इसमें बीच में क्या लगाया? आपको ये थोड़ी बोला है कि आप पैंट भी पहनो और शर्ट भी पहनो, नहीं, ऐसा नहीं बोला। इसने बोला है 3 शर्ट या 2 पैंट, यानी कि पहले 3 शर्ट पहन लो, फिर 2 शर्ट पहन लो, साथ पहन सकते हो नहीं पहन सकते हो, ऐसा कुछ या बोला इसने। इसीलिए आप काउंट कर लो, ये हो गई 2 घटनाओं के तरीके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये जो 2 शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये शब्द जो है, ये शब्द बार बार प्रश्न के अंदर आते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। तो हम जब उन घटनाओं की गणनाएं करेंगे तो इन शब्दों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों के आधार पर आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की घटनाओं को हल करेंगे। क्योंकि कहीं आपको गुणन करना पड़ेगा, कहीं आपको योग करना पड़ेगा, कहीं आपको गुणन और योग दोनों साथ में करना पड़ेगा, है ना। तो एक सिंपल सी भाषा में अपन समझते हैं कि गुणन के लिए क्या नियम है। गुणन के लिए सिंपल सा नियम है कि अगर आप बीच में आप और लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? और, यानी कि घटना ए और बी, तो आप सिंपल सा कुछ भी नहीं करेंगे, m गुणा n कर देंगे, है ना। यानी कि उन घटनाओं की संख्याओं का गुणा करा दो। और अगर आप योग करते हो तो योग के लिए 2 घटनाओं के बीच में या का शब्द का प्रयोग होगा, या ए या बी, ए या बी,
यानी कि दोनों घटनाएं साथ नहीं आ सकती है, या तो ए घटेगी या बी घटेगी। ए और बी साथ नहीं घट सकती, घट भी सकती है लेकिन बीच में हमेशा क्या आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा m प्लस n। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो है और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो या। इस तरीके से आप देख लेना, ठीक है। और अब यहाँ पर सबसे एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एंड है ना, और यहाँ पर इंग्लिश का और यूज होता है। अब आपने अगर चैप्टर 1 पढ़ा हो 11th क्लास का या चैप्टर 2 पढ़ा हो तो हाँ आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, ठीक है, इंटरसेक्शन और यूनियन। इंटरसेक्शन और यूनियन, इंटरसेक्शन और यूनियन। अब यहां पर देखिए इंटरसेक्शन जो है वो किससे मिलता जुलता है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इंटरसेक्शन किससे मिलता जुलता है, आप देखिए, है ना। यानी कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो इसका मतलब आप लिखेंगे ए इंटू बी, और वहीं अगर आप यूनियन या, थोड़ा मिलता जुलता शब्द है ना, इसे देखिए यूनियन का यू और या, तो या ए या बी तो आप लिखेंगे ए प्लस बी। यानी कि घटनाओं को लिखने का तरीका है कि अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं यानी दोनों चीज़ों में कॉमन, तो आप हमेशा क्या करेंगे, घटनाओं का इंटू। यानी कि कोई ऐसी घटना है जो दोनों में आ रही है, जो दोनों में कॉमन आ रही है, तो आप क्या करेंगे, उनका इंटू कराएंगे उन घटनाओं का। अगर दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है तो आप, या उन दोनों का मिक्सचर आ रहा है, सबको शामिल करने का आ रहा है, तो आप प्लस ले लेंगे, ठीक है। देखिए अब जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी निशान यूज़ किया जा सकता है फैक्टोरियल के लिए। अब फैक्टोरियल एक्चुअल में होता क्या है, देखिए फैक्टोरियल का मतलब सिंपल सा है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 6 फैक्टोरियल लिख दिया, तो इसका अर्थ हुआ कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि उस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई में लिखते जाओ। इसी का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल। जैसे आपको 11 फैक्टोरियल 11 लिखना है तो आप क्या करेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो। सिंपल है, ये हो गया। अब ये हो गया फैक्टोरियल। एक जनरल वे में अगर आप फैक्टोरियल का मतलब समझे तो क्या होता है कि देखिए n फैक्टोरियल की बात करें तो इसका मतलब होता है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 डैश 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 3 इंटू 2 इंटू 1। फाइनली आपको 1 तक जाना है, यानी कि जहाँ से वो नंबर स्टार्ट हुआ है वहाँ से लगाकर आपको जाना कहाँ तक है, 1 तक। डिसेंडिंग ऑर्डर में सारी उल्टी गिनती लिख दो और सबका क्या करा दो, गुणा करा दो। यही होता है फैक्टोरियल, और कुछ भी नहीं होता है, बस ये रहा फैक्टोरियल। सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, बार बार आएगा फैक्टोरियल का यूज़, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। अब यहाँ पर फैक्टोरियल के बारे में कुछ थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ते हैं कि भाई और क्या होता है फैक्टोरियल में। तो देखिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब जब हम फैक्टोरियल पढ़ ही रहे हैं तो क्या क्या होता है भाई फैक्टोरियल का वैल्यू। जैसे सबसे पहले फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है। ये ध्यान रखेंगे, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी क्या होगा, 1। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी क्या होगा, 1। सिंपल सी बात है।
अब आप मान लो आप कहोगे कि सर फैक्टोरियल 100 का वैल्यू कितना होगा, तो भाई वो तो आप निकाल के देखो ना, आपको निकाल के देखना पड़ेगा। आपको 100 से उल्टी 100 से लगाकर 1 तक डिसेंडिंग काउंटर में सारी गिनती लिखो, उसका गुणा कराओ, बस आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिक से जानकारी है। तो हमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट ये है कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो मैंने लिखा फैक्टोरियल 7, तो हम क्या करेंगे कि फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल 6। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5। ठीक है, अभी कैसे हुआ, यहां पर आप समझेंगे कि इसे किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा n फैक्टोरियल, अब मैं क्या करूंगा, जब इस n को मैं बाहर लाऊंगा तो इसमें से मुझे एक कम करना पड़ेगा। अब देखिए ना, अगर आप जनरल वे में समझे कि फैक्टोरियल 10 होता है तो क्या होता है 10 गुणा 9, यानी कि अगला पद जो है उससे एक पद से कम होता है, उसका अगला पद उससे एक कम होता है, उसका अगला पद उससे एक कम होता है, तो यानी कि कम होते जाते हैं। तो वही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है। यहाँ पर भी देखें आप कि n-1 हो गया। अब सेम यही मान लो आप इसे भी बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल n-2। अब मान लो जैसे आप और बाहर लेना चाहते हैं, इसे भी बाहर ले लो तो बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 और फिर यहाँ पर लिख दो n-4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप लगातार चला सकते हैं सीक्वेंस को। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाता है, कई बार लास्ट में जब अपन ऐसा लिखते हैं तो n इंटू n-1 n-2 n-3 डैश 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 n फैक्टोरियल, यह आ जाएगा n फैक्टोरियल, क्योंकि जितनी संख्या उतनी माइनस करने पड़ेंगे लास्ट में। जैसे 100 संख्या है तो 100 माइनस करने पड़ेंगे, 100 में से 100 गया, क्या इतना बचा 0, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह फैक्टोरियल 0। और हम जानते हैं फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है, यानी एट द एंड लास्ट में कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, और हमने देखा था फैक्टोरियल को लास्ट में करते करते 1 आता है। तो ये बात हो गई फैक्टोरियल की, क्योंकि यहाँ पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो फैक्टोरियल यूज़ होता है उसके अंदर, तो वहाँ आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ बेसिक जानकारियाँ हो जाए फैक्टोरियल के बारे में तो ठीक ईजी हो जाता है, कोई मतलब भी तो भारी भरकम वाला काम नहीं रहता है। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो हम फोकस करेंगे परम्यूटेशन पर। किस पर, परम्यूटेशन के बारे में अगर अपन फोकस करें, यानी कि क्रमचय के बारे में, तो हम थोड़ा क्रमचय के बारे में भी पढ़ते हैं, संचय के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है क्रमचय से। वो जो बेसिक जानकारी थी क्या क्या चीज़ें होती है, अब हम इसके डीपली पढ़ेंगे कि भाई परम्यूटेशन होता क्या है, किस तरीके से परम्यूटेशन को फार्मूले से सॉल्व किया जाता है, बिना फार्मूले को भी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो हम फार्मूले से भी देखेंगे, बिना फार्मूले से भी देखेंगे कि भाई हमेशा फार्मूला यूज़ हो। ठीक है, तो आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन कभी क्या होता है ना, फार्मूले से ज़्यादा आप कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है तो आप बिना फार्मूले की यूज़ कर लो। ट्रिक्स आपके पास है जिससे भी आपको इजीली लगे, आपको लगेगा कि बिना फार्मूले से मेरा इजीली हो रहा, फटाफट हो रहा है, तो फार्मूले की बिना कर लो। दोनों से तरीक़ों से, क्योंकि कुछ लोग फार्मूले से फटाफट कर लेते हैं, कुछ लोग बिना फार्मूले के फटाफट कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है ना, आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले परम्यूटेशन पढ़ते हैं। परम्यूटेशन के बारे में तो आपको मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि यहाँ पर होता है क्रम का चयन, क्रम का चयन। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NPR। यहाँ पर क्या होता है NPR, जिसका जब सॉल्यूशन किया जाता है तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये होता है परम्यूटेशन का फॉर्मूला। यानी कि देखो, अब आपको ये तो पता चल गया कि परम्यूटेशन कब यूज़ करते हैं। परम्यूटेशन आपको यूज़ कब करना है, जब आपको कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिस पे
क्रम का महत्व हो उस इंसिडेंट पर, ठीक है। कोई भी ऐसी घटना घट रही हो, कोई भी ऐसे इवेंट हो रहा हो, एनीथिंग कुछ भी हो रहा हो, है ना, तो उसमें अगर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है कि भाई ऑर्डर में ही इंपॉर्टेंस है, यानी पहले ये और वो बाद में आ जाएगा, तब हम किसका यूज़ करेंगे, हमेशा परमुटेशन का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पहचान तो गई कि भाई कौन से क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में हमें परम्यूटेशन यूज़ करना है, किस क्वेश्चन में हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो परम्यूटेशन के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर ध्यान दें कि ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है या नहीं है। अगर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, यानी कि आप पहले अगर किसी को रखते हैं और दूसरे में किसी बाद में रखते हैं उसी चीज़ को, तो क्या इवेंट पर कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर नहीं पड़ रहा है तो आप कॉम्बिनेशन लगाओ, और अगर पढ़ रहा है तो फिर आप परमुटेशन लगाओ। तो क्वेश्चन को पढ़कर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये परमुटेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बेसिकली चीज़ें देख लेते हैं कि एन क्या होता है। एन होती है घटना ए के घटित होने के कुल तरीके, और आर क्या है, घटना बी के घटित होने के तरीके। चलिए इसे साधारण भाषा में समझते हैं, थोड़ा और इजी कर लेते हैं इसके लिए। देखो थोड़ा और इजी कर लेते हैं इसको ना, कैसे समझना, ये नहीं लिख के क्या करेंगे, एन कोई घटना है, ठीक है, यानी कि एन घटना में से आर घटना के चयन के तरीकों की संख्या। यानी कि आपके पास कुल मिलाकर मान लीजिए 5 घटनाएं हैं, ठीक है। कुल कितनी घटनाएं हैं? 5 घटनाएं। उन 5 घटनाओं में से 3 घटना के घटित होने की, कोई भी 3 घटना, 5 घटनाएं, तो उन 5 घटनाओं में से कोई भी 3 घटनाएं घट सकती है। तो उन 3 घटनाओं के, 3 इवेंट के होने की, है ना, 3 इवेंट के होने की संख्या कितनी है? तो उसे ही आप क्या बोलेंगे? NP उसे ही आप क्या बोलेंगे? NPR। तो यहाँ पर N क्या है? N कुल घटनाएं हैं, और P उसमें से R क्या है? R P N घटनाओं में से आप कितने चयन कर रहे हो सकता है कि 5 घटनाएं, उस 5 में से 5 चयन कर सकते हो, 5 में से 1 चयन कर सकते हो, 5 में से 1 भी चयन नहीं कर सकते हो। आपके पास सारे ऑप्शन है, पर ऐसा नहीं कि 5 घटनाएं हैं उसमें से 6 चयन कर रहे हो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन n इक्वल्स टू r, यानी कि n हमेशा r से बड़ा या बराबर होगा। कभी भी n r से बड़ा छोटा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें। ऑब्वियसली बात है, आपके पास 5 सिक्के हैं, आप उसमें से 6 सिक्के कैसे चूज कर सकते हो? बताओ, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। 6 सिक्के कैसे चूज करोगे भाई? आपके पास सिक्के 5 है, आपको मैंने बोला चलो 6 सिक्के चूज कर लो, कैसे कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है तो कैसे लिखोगे? तो ये होते हैं कुछ तरीके। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, कुछ इवेंट है, जैसे कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें बहुत काम आती है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि NP1, भाई देख NP1 का वैल्यू क्या होता है? ठीक है, NP1 का वैल्यू क्या होता है? आप इसको फॉर्मूले में रखो, चलो आप फॉर्मूले में रखो, देखो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भाई NP1 क्या होता है। तो N अपॉन N -1, ठीक है। अब आपको मैंने इससे पिछले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप इस n को क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, इस n को बाहर ले लो। तो इस n को जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? इसमें से एक कम कर दो, इसमें से एक क्या कर दो? कम कर दो, और ये हो गया देखो n -1। देखो सेम सेम है, कट गया, क्या बचा आपके पास? n, यानी कि NP1 का वैल्यू कितना होता है? n होता है। यहां पर लिख देते, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा, इसलिए बहुत जरूरी है।
कि NP1 इज इक्वल्स टू N होता है। ठीक है, ये होगी पहली चीज। अब मान लो दूसरी चीज, अब दूसरी चीज क्या है, जैसे NP0, भाई NP0 भी हो सकता है, भाई NP1 हो सकता है तो NP0 भी हो सकता है। कि भाई NP0 क्या होता है, तो फॉर्मूला आप फॉर्मूला लगाएं, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो N अपॉन N माइनस 1, ना यहाँ 0 लगाओ भाई, 1 कैसे हो जाएगा, हमने 1 तो किया ही नहीं, हमने क्या लेना है, R क्या लेना है, 0 लेना है, तो 0 ले लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n में से 0 चला गया, कितना बचा, तो n ही तो बचा, और क्या बचेगा, काट दो, ये हट गया, देखो क्या बचा अपने पास 1, यानी कि NP0 कितना होता है, यानी कि अगर आप एक भी संख्या नहीं लेते हो कोई घटना, तब भी आपकी कुल घटनाएं कितनी बनेगी, 1 बन जाएगी। तो ये भी यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, या साइड में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन को कंपेयर करने में ईजी हो जाएगा, जैसे कोई सवाल करेंगे तब भी बार बार लिखना पड़ेगा, तो बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर NP0 बराबर 1, ये हो गई दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़। स्टार बना लो भाई, स्टार बना लो भाई, ये बना लिया। अब देखो कि भाई तीसरी घटना क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है तीसरी घटना की। अब आप लेंगे, जैसे कि मान लो आपने सारी संख्याएं चूज कर ली, आपने क्या कर ली, सारी संख्याएं चूज कर ली कि भाई मेरे को सारी संख्याएं चाहिए, 5 में से 5 पूरी ले रहा हूं, तो आप कितने तरीकों से चूज कर सकते हो, तो कुछ नहीं, फॉर्मूले में आप वैल्यू रखो n अपॉन n माइनस n, r की जगह आपको क्या लेना है, यहाँ पर r था ना, यहाँ पर देखो r है, तो यहाँ r है, अगर यहाँ n है तो यहाँ क्या लेना है, n लेना है, तो n में से n चला गया, कितना बचा आपके पास, तो यहाँ पर बचा 0 फैक्टोरियल। अब याद करो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना आ गया, कितने तरीकों से चयन कर सकते हो, फैक्टोरियल n तरीके से, यानी कि अगर पांचों के पांचों चीजें आप चूज कर लेते हो तो आप कितने तरीकों से कर सकते हो, NP, ये हो गया, देखो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी इजीली हो गया सारा काम, कुछ करना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। चलो, तो देखो ये जो 3 तरीके हमने देखे हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इवेंट बार बार आते हैं। अब क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा इसलिए बता देते हैं ताकि जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में क्या हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमें यहाँ बार बार ना करना पड़े फॉर्मूले में रख के, और हम डायरेक्ट इसको अगर याद है तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो कई बार हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि भाई हाँ ऐसा होता है, हाँ चलो ये लिख दिया, इससे हमारा क्या, एक तो टाइम बचेगा, प्लस हमारी मेहनत बचेगी, प्लस हम दूसरी चीज़ों में फोकस कर सकते हैं ना। जब ऑलरेडी जो चीज़ पहले से प्रूव हो चुकी है उसके लिए हम दोबारा प्रूव करके क्यों टाइम वेस्ट करें, तो बस ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, उन 7 अंकों से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो देखो एक क्वेश्चन है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 अंक है हमारे पास, और उन 7 अंकों से हमें 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ये देखेंगे अपन। ठीक है, अब इस घटना को हम क्या करेंगे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन नहीं सॉरी परमुटेशन से ही करेंगे, कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन होगा भी नहीं। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखो अब हमारे पास अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास कुल n बराबर कितना है, 7 है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 इवेंट है। कितने इवेंट है, 7 इवेंट। उन 7 इवेंट में से हमें कितने इवेंट लेने की परमिशन है, हमें सिर्फ और सिर्फ 4 इवेंट लेने की परमिशन है, 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो देखो क्या करते हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं है।
तो NPR 7P4 7P4। तो देखो फैक्टोरियल 7/7 कर दो, चलो करो, देखो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 7 में से 4 गए, कितने बचे, कितने बचे भाई, 3 बचे। देखो अब क्या करना है, अब 7 को उल्टा खोलना है हमें। तो देखो खोलो 7 को उल्टा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो, अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो। ये हो गया। अब देखो काट दो, ये कट हो गए, क्या बचा, ये देखो सिंपल है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अब गुणा करा दो, देखो अगर आप यहाँ पे देखो, 5 चौक 20, 20 छंग 120, 12 छंग 12 सत्ते 84, तो टोटल कितने। तो इन 7 अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो 840 संख्याएं बनाई जा सकती है। ये तो हो गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, यानी कि फॉर्मूला का यूज करके। अब आप बिना फॉर्मूले का यूज करके इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो अगर आप बिना फॉर्मूले का यूज करते हैं तो कैसे हो जाएगा, तो बेहद ही सिंपल है। अब देखो बिना फॉर्मूले का यूज करें कैसे हो सकता है, बिना फॉर्मूले का यूज करे भी हो सकता है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमें कितनी संख्याएं, अंक लेने हैं, 4 अंक, यानी कि 4 कमरे बना दो। कितने कमरे बना दो, 4 कमरे, 1 2 3 4 कमरे बना दिए। अब इन 4 कमरों में हमें एक एक बिठाना है, एक एक व्यक्ति को बिठाना है। तो इन 4 कमरों में एक एक व्यक्ति कैसे बैठेगा भाई, जैसे मान लो पहला कमरा है। अब अच्छा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अंक रिपीट नहीं हो सकता, ये घटना इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। यानी कि अभी जब हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो 2 तरीके की घटनाएं होती है, एक घटना जिसमें अंक रिपीट हो सकते हैं और दूसरी वो घटना जिसमें अंक रिपीट नहीं हो सकते। तो यहां पर वो घटनाएं कौन सी है, यहां पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यहां पर लिखना है पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यहां पर कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी कि एक बार जो अंक यूज हो गया वो हो गया, दोबारा उसको यूज नहीं करना है। तो अब देखिए सबसे पहले इस पहले कॉलम में आप कितनी संख्याएं भर सकते हो, तो मैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी भर सकता हूं, कोई भी जो मनपसंद की उठा लो। भाई ये मान लो जैसे ये उठा लो, पीछे उठा लो आप, नहीं मैं कहता नहीं नहीं मुझे 6 नहीं चाहिए भैया, मुझे तो चाहिए 7। अरे भाई किसी की मनपसंद 4 भी तो होगी ना, अरे भाई सबकी मनपसंद होती है यार, किसी ना किसी की 1 होती है, किसी की 2 होती है, किसी की, तो जिसकी जो मनपसंद है वो यहाँ पर भर दो। तो मैं यहाँ पर कितने तरीकों से भर सकता हूँ, मैं कहूँगा भैया 7 तरीकों से मैं इसे भर सकता हूँ। कितने तरीकों से, 7 तरीकों से। 7 तरीकों से भाई कोई बोलेगा मेरे को 1 भर दो, नहीं नहीं कोई बोलेगा 2 भर दो, 3 भर दो, भाई जिसकी जो पसंद। क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों की अलग अलग पसंद है, अलग अलग यहाँ पर भरेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने तरीकों से भरा जा सकता है, 7 तरीके। जैसे मेरी पसंद का मैं ले लेता हूँ, मेरा पसंद का 4 है, तो मैंने यहाँ पर भर दिया 4। अब देखो आपने 4 भर दिया, अब आप क्या दोबारा 4 को यूज कर सकते हो, नहीं, क्योंकि नियम क्या कह रहा है, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब मैं 4 दोबारा नहीं ले सकता हूं। अब क्या करेंगे भाई, अगर ऐसा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अब दूसरे कमरे में भरने के लिए हमारे पास कितने अंक बचे, दूसरे कमरे में हमारे पास अंक बचे 1 2 3 4 5 6। कितने अंक बचे, 6, यानी कि इस कमरे में मैं कितने अंक भर सकता हूं, 6। अब ऐसे ही तीसरे कमरे में मान लो, अब मैंने यहां पर 5 भर दिया, अब मैंने 5 भर दिया, अब मेरे पास कितने अंक बचे, 1 2 3 4 और 5 बचे। कितने बचे, 5 अंक, यानी कि अब मैं इसमें कितने भर सकता हूं,
और अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 6 भर दिया, तो अब मेरे पास कितने बचे, 1 2 3 4 बचे। तो ये देखिए जो हमारे यहां पर आपको अगर दिख रहा हो तो लास्ट में 7 6 5 4 आया था, वही हमारे वापस आ गया, गुणा कराने पर 840 आ जाएगा। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं कह सकते, इसमें भी थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन यहाँ पर आप फटाफट समझ सकते हैं बिना किसी झंझट के, यानी कि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज ही नहीं करना है, बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला तो इनका बाप है भाई, जहाँ कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं लगेगा वहाँ फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। तो इस तरीके से आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कोई भी इसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखिए कुछ एक एग्जाम्पल है कि 1 2 3 4 5 6 7 अंक से, अब 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है। अब मैं इनको बिना फॉर्मूले के एक बार करके बताता हूँ, फॉर्मूले से तो हम करेंगे ही, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप बिना फॉर्मूले के देखो कि बिना फॉर्मूले का कैसे हो सकता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम बच जाएगा, और बिना फॉर्मूले कैसे करेंगे। कितने अंक की संख्या है, 4 अंक की। तो 4 अंक की कैसे बनेगी, आपको बना लेने 4 कॉलम, 4 कमरे बना देने। ये देखो कमरे बना दिए, अब इन कमरों में फिट करना है, लेकिन फिट करने की एक नियम है भाई। वो क्या नियम है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि उन संख्याओं में क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। यानी कि जो भी 4 अंक आप चूज करोगे, उन 4 अंकों से हमेशा जो संख्या बननी चाहिए वो हमेशा कैसी बननी चाहिए, विषम संख्या ही बननी चाहिए। अब आप कैसे ले सकते हो, देखो अब विषम संख्या का एक नियम होता है कि जो अंतिम अंक होता है वो हमेशा विषम होगा। यानी आपको पता है ना विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है ना, यानी कि जो 2 से भाजित नहीं हो सकती। और आपको कैसे पता चलेगा 2 से भाजित, तो ये जो मान लो जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 और फिर यहाँ पर कोई ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो 2 से भाजित हो जाएगी, और अगर 2 नहीं लिखता हूँ, 2 के अलावा यानी 2 से भाजित कोई अंकों के अलावा लिखता हूँ, जैसे कि 3 लिख दूँ, जैसे 5 लिख दूँ, तो हो गई ना विषम संख्या। इसका मतलब जो अंतिम अंक होता है यानी इकाई अंक जो होता है वो सदैव अगर सम है तो सम संख्या बनेगी, और अगर वो विषम है तो क्या बनेगी, विषम संख्या। देखो ना हमारे को ये स्थान तो पक्का फिक्स हो गया भाई, इस स्थान पर तो मेरे लेने के लिए मेरे पास कितने अंक बचे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या मैं यहाँ पर 2 ले सकता हूँ, बिल्कुल नहीं ले सकता। क्या मैं यहाँ पर 4 ले सकता हूँ, बिल्कुल नहीं ले सकता। क्या मैं यहाँ पर 6 ले सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर 6 ले लूँ, क्या ये अगर मैं यहाँ पर 6 ले लूँ तो क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या है, ये तो सम संख्या हो गई, और इसलिए हमको तो लेनी ही नहीं है, हमको तो क्या लेनी है, विषम। इसका मतलब यहाँ पर 2 4 6 नहीं ले सकता, कौन बचा, अब मैं 1 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ और 7। यानी कि यहाँ पर मेरे पास भरने के लिए कितने ऑप्शन है, यहाँ पर भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है बेटा, 4 ऑप्शन, सिर्फ 4 भर सकता हूँ मैं, 1 3 5 7 कोई भी एक भर सकता हूँ, इन सब में से कोई भी एक भर सकता हूँ और दूसरा कुछ नहीं। चलो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 भर दिया, ये मेरे पास फिक्स हो गया, 3 भर दिया फिक्स हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर भरने के लिए कितने हैं, तो अब देखो ना 1 2 3 4 5, अब यहाँ इन तीनों के लिए कोई नियम नहीं है भाई। पहले इकाई अंक के लिए नियम होता है कि भाई हमने इकाई अंक को नियम के अनुसार भर दिया, तो अब हमारे पास दूसरा कॉलम जो है उसको भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, तो ये भी भर सकता हूँ, ये भी लिख 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 सकता हूँ भाई, मैं ये भी लिख सकता हूँ। देखो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 कितने हुए भाई, 6 हो गए। मान लो मैंने 5 भर दिया, ये 5 भर दिया, ये 5 भर दिया ना। अब मेरे पास कितने तरीके हुए, 1 2 3 4 5, अब इसमें कितने हो जाएंगे, मान लो मैंने 6 भर दिया, तो अब कितने बचे, 1 2 3 4 बचे, इधर कितना हो जाएगा 4, तो गुणा करा दो। देखो 4 5 20, 4 5 20 और 6 चौक 24, 24 × 20 कितना होता है,
भाई 24 दूनी कितना होता है 48, और 48 में एक जीरो लगा तो 480। इतनी घटनाएं बनाने सकते। अब ये फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फॉर्मूले का यूज़ नहीं बताएंगे अभी, आप बिना फॉर्मूले के देखो आप इसको, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 से भाजित होने वाली 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर जब मैंने बोला 2 से भाजित होना, तो क्या मतलब हुआ इसका कि जब आप 4 अंकों की संख्याएं बनाएंगे तो उसमें अंतिम अंक जो है वो सदैव किससे भाजित होना चाहिए 2 से। यानी कि अब यहाँ पर आप क्या क्या भर सकते हो, मैं भर सकता हूँ 2, मैं भर सकता हूँ 4, मैं भर सकता हूँ 6, सब नहीं कोई एक, इन तीनों में से कोई एक। यानी कि यहाँ पर मेरे पास भरने के लिए कितने तरीके हैं, सिर्फ 3 तरीके। अब दूसरे कॉलम में मान लो इन तीनों में से कोई भी एक संख्या मैं भर देता हूँ, मान लो मैंने ये भर दी, तो अब मेरे पास कितनी बची, अब मेरे पास कितनी बची 6 बची ना भाई, 7 टोटल संख्या आई थी, 7 में से एक तो भर दी, अब मेरे पास कितनी बची 6। इधर मेरे पास कितनी बची 5, इधर मेरे पास कितनी बची 4। सिंपल, आप गुणा करा दो, अब आप गुणा करा दो, देखो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 20 छंग कितना होता है 120, और 12 तिया 36, 360। ये हो गया, देखो सिंपल, कुछ भी नहीं है। अब देखो यहां पर क्या बोला है कि 2 और 3 सदैव साथ आने चाहिए। यहां पर समझना 2 और 3 सदैव कैसे आने चाहिए, साथ आने चाहिए। यहां पर थोड़ा सा आप समझने की बहुत जरूरत है, मैं थोड़ा सा ऊपर का साफ कर देता हूं तो आप आराम से समझेंगे कि 2 और 3 सदैव साथ कैसे आ सकते हैं। क्या है कि 2 व 3 सदैव साथ रहे तो 5 अंकों की कितनी संख्या है, मैं 5 अंकों की, चलो 7 की कर देते इसको पूरा ही, हम पूरा ही ले लेंगे भाई, 5 क्यों ले, हम पूरा ही ले लेते, 7 ले लेते। तो 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर समझना इस चीज़ को कि 2 और 3 को भी ले लेना, तो उन 3 को मिलाकर 7 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले 7 कॉलम बनाओ, 1 2 3 4 6 हो गई है ये सब। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि 2 और 3 सदैव साथ होने चाहिए। अब इसने ये नहीं बोला है कि 2 पहले आना चाहिए और 3 बाद में आना चाहिए, ठीक है, इसने बोला है कि 2 और 3 सदैव साथ होने चाहिए। अब 7 होने चाहिए इसका मतलब 2 और 3 का एक समूह बना दो, ये दोनों आपस में बदल सकते हैं। पर अभी क्या मानो, जब आप इसे देखेंगे 2 और 3 को एक समूह मान लो। अब इनके अलावा 4 5 6 7 1 ये हो गया, ये हमारे पास है। यानी कि देखो अब आप 2 और 3 को सदैव साथ लेंगे। अब ये 2 और 3 कहीं पर भी आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं। तो इसे क्या मान लो, एक ग्रुप मान लो भाई, जैसे मैंने यहां पर फिक्स कर दिया। यहां पर मैंने क्या कर दिया, 2 और 3 को फिक्स कर लिया कि भाई मेरे को 2 और 3 साथ में लेने हैं। अब साथ में मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ, जैसे मान लो मैं 4 फिर 2 3 साथ में ले लिया, फिर 5 6 7 1 यहाँ पर ले लिया, मतलब मैं यहाँ पर 2 और 3 को कहीं पर भी प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये ऐसा नहीं कि ये ले लो, मैं ये भी ले सकता हूँ, जैसे कि मान लो 3 और 2 साथ में ले लो, क्रम चेंज कर दो इनका, 4 5 6 7 1 ये ले लो, और यहाँ पर जैसे 4 और यहाँ पर 3 2 इनका एक ग्रुप बना दो, 5 6 7 1 ले लो। यानी कि आपको क्या करना है कि 2 और 3 सदैव साथ रहने चाहिए। तो इनको 2 नहीं मानकर इनको क्या मानना है, एक यूनिट मानना है, एक यूनिट मानना है। कितना मानना है, एक यूनिट। कितनी यूनिट मानना है इनको, एक यूनिट। अब देखो ध्यान से देखो ना, आप अगर गिनती गिनेंगे तो एक पूरी एक यूनिट, 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे,
6 कॉलम बनेंगे। आप बोलेंगे सर आपको तो 7 अंकों की संख्या, अरे भाई 7 ही तो अंक है, अंक तो 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 7 में से जो 2 है ये एक, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना लिया इसका मतलब ये एक यूनिट हो गई। ये कितनी यूनिट हो गई? एक यूनिट। अब ये यूनिट हमेशा साथ में जाएगी, इसमें भी साथ में, इसमें भी साथ में, इसमें भी साथ में, इसमें भी साथ में, इसमें भी साथ में। तो हम एक्स्ट्रा इसका कॉलम क्यों बनाए? हमें पता है ना कि ये एक्स्ट्रा क्यों, कमरा तो खाली रहेगा भाई, ये दोनों तो एक ही कमरे में शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास 7 कमरे हैं, लेकिन 7 कमरे में से 7 कमरों में से ये दोनों ने तो शादी कर ली, शादी कर ली तो ये दोनों जोड़ा बन गए, जोड़े बन गए तो ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे? एक ही कमरे में रहेंगे। देखो सेम कमरे में रहेंगे, बाकी सब अपने सिंगल भाई स्टोरी में रहेंगे, क्योंकि शादीशुदा नहीं है तो भाई अलग अलग रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर समझ लो कि ये सिंपल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या भर सकते हैं आप? 2 3 तो फिक्स हो गया। अब यहां पर आपके पास इसको मिलाकर 1 हो गया, ये कितना हो गया? 1। ठीक है, आपने ही बना दिया। ठीक है, अब आपके पास ये 1 हो गया। अब ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या कर सकते हो, इस पहले वाले कॉलम में कितनी संख्याएं भर सकते हो? 6। अब बोलेंगे सर 6 कैसे? अरे भाई ये इसमें यहां रख दो, ये नहीं रख रहे हो चलो ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, या ये रख दो, कोई भी एक रख दो। आप बोलेंगे सर ये 2 कैसे रख सकते हो? अरे भाई ये तो जोड़ा बन गया ना, इनका तो जोड़ा बन गया। अब तो ये तो हमेशा साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे तो भाई यहाँ पर साथ में ही तो बिठाना पड़ेगा। तो कितनी तरीकों से भर सकते हो? अब यहां पर कितने तरीकों से? भाई एक जोड़ा जो फिक्स, मान लो इन सब में से कोई भी एक यहां पर बैठ गया, बैठ गया। अब बचे कितने? अब यहां पर कितने बचे? यहां पर कितने बचे? यहां पर कितने बचे? यहां पर कितने बचे? तो ये देखो ये हो गया हमारे पास 1 × 2 × 3 × ठीक है, ये हो गया। देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करो, देखो कितना हो जाएगा। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 6 4 36, ये हो गया 360। कितना हो गया? 360। 360 थोड़ी होगा। तो यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 720 नहीं, पर यहाँ पर आंसर 720 नहीं है। यहाँ पर ध्यान से समझना, आपने कहा 2 और 3 को लेकर, ठीक है, अभी 3 और 2 को लेकर भी तो गणनाएं करनी है। वही घटनाएं तो 2 घटेंगी ना। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ये पहली घटना तो सिर्फ 2 और 3 को लेकर है, ये दोनों भी तो अपने आपस में संख्याएं बदल सकते हैं। अरे भाई जोड़ा है, जोड़े का मतलब ये थोड़ी हुआ कि ये जोड़ा हो गया तो 3 और 2 और 2 और 3 सेम हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। 2 और 3 अलग है और 3 और 2 अलग है, यानी कि ये जोड़े, ये ग्रुप के अंदर भी अपना क्रम बदल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी संख्याएं 2 और 3 से मिलाकर बनाई जाएगी उतनी ही संख्याएं 3 और 2 से भी मिलकर बनेगी, यानी कि इसमें कुल मिलाकर कितने का गुणा करा देना है? 2 का। तो ये हो जाएगा 1400। इतनी संख्याएं बनाई जा सकती है, इतनी संख्याएं बनाई जा सकती है। समझ गए क्या नहीं समझे? ये रहा सिंपल सा। ठीक है, तो ये हो गया आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप देख लेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, मेरे को आपको बता देना है। ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे जो भी है। कल नेक्स्ट अपन कुछ और, इसी में ही कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पुनरावृत्ति अगर आ जाए तो क्या करेंगे, पुनरावृत्ति किस तरीके से होती है ना, वो सब भी पढ़ेंगे हम, ये नेक्स्ट पीरियड में पढ़ लेंगे। और आपको कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। आप अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है या आपको किसी भी टॉपिक में कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे आराम से कमेंट में उस मेंशन कर दीजिए। मैं उससे रिगार्डिंग कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके लिए नए नई फैक्ट लेके आऊँगा और अच्छे इंटरेस्टिंग चीज़ें फैक्ट लेके आऊँगा। ठीक है, वो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही आप उसमें मुझे कमेंट करें, और कमेंट में एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड या किसी और अदर टॉपिक से रिलेटेड, या आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो उससे रिलेटेड कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि मैं आपको अच्छे से सब चीज़ क्लियर कर दूँ। ठीक है, थैंक यू।